एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ये आपका 19 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ये सेकंड पार्ट है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन में। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से रुके फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अभी भारत में लागू है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सेडिशन एक्ट, राजद्रोह का कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था जो अभी भारत में लागू है। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। दोस्तों आपको बताते चले, राजद्रोह जो है गैर जमानती अपराध है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ए, वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि वे उम्मीद रखते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है और उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में सभी विकल्प ए, बी, सी तर्कसंगत हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी बहुत ही सिक्योर नौकरी मानी जाती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी आसानी से अपनी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। विषम परिस्थितियों में ही किसी सरकारी कर्मचारी को निष्कासित किया जाता है, अन्यथा किसी भी प्राइवेट नौकरी के मुकाबले में सरकारी नौकरी बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़ें। कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन राइट होगा। कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप नहीं है। परंपरागत रोजगार के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उद्योग से संबंधित रोजगार आते हैं। इस प्रकार कथन ए सही नहीं है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां तक एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है एवं उसका निस्तारण किया जाता है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कथन बी और सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? इस क्वेश्चन के लिए आपको ए ऑप्शन राइट होगा। नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन 2008 में जो है आया। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाली लोकतंत्र आंदोलन 20वीं शताब्दी से 2008 तक जो है राजनीतिक पहलुओं और आंदोलनों की एक श्रृंखला का संयोजन था जिसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना, एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली और नेपाल में राजशाही के उन्मूलन की वकालत की। 20वीं शताब्दी के मध्य में देश की शिक्षा प्रणाली के विस्तार के कारण नेपाल में एक शिक्षित अभिजात वर्ग का उदय हुआ जिससे देश में साक्षरता दर और उच्च शिक्षा प्राप्ति के बढ़ते स्तर में वृद्धि हुई जिसके कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मौलिक अधिकार को। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है। यह मौलिक अधिकार में निहित है। संवैधानिक उच्चारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का
रक्षोपय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षिप्त उपचारों की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए तथा डी, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। आपको बता दें, भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। ठीक है, इस जवाब से सी ऑप्शन आप करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं। डी ऑप्शन आपको राइट हुआ। आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला आपका पुलिस, दूसरा लोक अभियोजन, तीसरा बचाव पक्ष के वकील, चौथा न्यायाधीश। तो आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण के में सुधार कराने हेतु कार्यरत है, जैसे आपराधिक घटनाओं को रोकना, अपराधियों और दोषियों को दंडित करना, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना आदि। अगला क्वेश्चन, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मुस्लिम। सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया। आपको बता दें, जस्टिस राजेंद्र सच्चर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की समीक्षा की गई थी। दोस्तों, शिक्षा 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 सुविधा 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करानी, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, स्कॉलरशिप देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, वहीं वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल, रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की व्यवस्था बनाना, मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने की व्यवस्था करना। बी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, कानून के संदर्भ में दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके जो ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, सही मेहनताना नहीं देते हैं। मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है और न्यूनतम कानून से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा भी जो है होती है। ठीक है, तो न्यूनतम वेतन कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ वर्ष जो है इसमें बढ़ोतरी भी की जाती है हर साल। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने जाती है। यह सभी के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, दोहरा भार।
लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा इत्यादि करती है। तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने के लिए जाती है। इन सभी कार्यों को दोहरा भार के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। एक दोहरा भार, जिसे दोहरा दिन, दूसरी पाली और दोहरा कर्तव्य भी कहा जाता है, उन लोगों के काम का भार जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा में अवैतनिक घरेलू श्रम के लिए जिम्मेदार है। इस घटना को दूसरी पाली के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रेक्षण व वर्गीकरण के कौशलों का विकास करता है। समय के साथ साथ समाजों में कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं कि समझ विकसित करना और लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करने से है। इस प्रकार जो है ए, बी तथा सी जो है तीनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो मानव व्यवहार और उनके सामाजिक संबंधों से संबंधित है, जो मुख्य रूप से अनुभवजन्य दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र उन सिद्धांतों का समूह है जो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कथन पहला, इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। कथन बी, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं एवं तिथियों से संबंधित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट। इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं एवं तिथियों से संबंध नहीं है, बल्कि सभी अतीत की जानकारी को सम्मिलित करता है। इस प्रकार ए सही है तथा बी गलत है। तो इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालानुक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का जो है नाम ही इतिहास है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, समानुभूति। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वृत्तांत समानुभूति को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। समानुभूति व्यक्ति की वह गहरी संवेगात्मक समझ एवं क्षमता है जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति को जोड़कर उसकी महानता को महसूस करता है। इसके निम्न लक्षण हैं। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, स्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। वहीं इस संगठक का संबंध दूसरे के भावों का तथा परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता तथा दूसरे के कार्यों में सक्रिय रुचि से है। वहीं समानुभूति विकास हेतु लोगों की आवश्यकताओं, समस्याओं से अवगत होने, स्थितियों, परंपरा, विश्वास आदि को तन्मयता से सुनने एवं समझने का अवसर मिलना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अति उपयुक्त रहेगी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, परिचर्चा। अगर कक्षा में एक विषय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो परिचर्चा विधि अति उपयुक्त होगी। परिचर्चा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे परिचर्चा के लिए समूह का होना आवश्यक है, या छोटा या बड़ा हो सकता है। परिचर्चा में सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। इसमें मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है। वहीं परिचर्चा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और समूह के प्रत्येक सदस्य को उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर एक राज्य का शिक्षक भारत के दूसरे राज्यों के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता तो वह अधिगमकर्ताओं के किस मूलभूत अधिकार का उल्लंघन कर रहा है अथवा कर रही है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर एक राज्य का
शिक्षक भारत के दूसरे राज्यों के अधिगमकर्ताओं को कक्षा में उत्तर देने की अनुमति नहीं देता है, तो वह अधिगमकर्ताओं के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। कुछ स्वतंत्रता के अधिकार निम्न प्रकार के हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, साथ ही साथ भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार। सी ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक कक्षाओं को अन्याय पढ़ाने का अति प्रभावशाली ढंग होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अन्याय शब्द पढ़ाने का अति प्रभावशाली ढंग निर्धनता के स्वास्थ्य एवं आश्रय पर प्रभाव के ऊपर अवलोकन रिपोर्ट जमा करवाना होगा। आपको बता दें, अन्याय अनुचितता या अवांछनीय परिणामों से संबंधित एक गुण है। यह शब्द किसी विशेष घटना या स्थिति के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अन्याय की भावना एक शक्तिहीन प्रेरक स्थिति हो सकती है, जिसके कारण लोग न केवल अपने बचाव के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कार्यवाही करते हैं। डी ऑप्शन राइट हो। अगला क्वेश्चन, हाशियाकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के लिए 2 विचारों पर ध्यान दीजिए। विचार पहला, एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। विचार दूसरा, शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि वे केवल कानूनों पर ही चर्चा करें और उससे संबंधित वास्तविक घटनाओं की चर्चा से बचें। अति उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। हाशियाकरण से निपटना पर एक सामूहिक परिचर्चा के लिए एक शिक्षक को केवल विद्यार्थियों की समान पृष्ठभूमि के आधार पर ही समूह बनाना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्देश देना चाहिए कि वे केवल कानूनों पर ही चर्चा करें और उससे संबंधित वास्तविक घटनाओं की चर्चा से बचें। इस प्रकार हाशियाकरण से निपटने पर विचार 1 और 2 दोनों ही प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है एवं शिक्षक अधिगम को संचालित करता है। कथन दूसरा, अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है एवं शिक्षक अधिगम को संचालित करता है। अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय नहीं करता। अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु छात्र सार का निर्णय करता है। इस प्रकार पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। शिक्षण हमेशा एक नियोजित व्यवहारात्मक गतिविधि होती है और यह शिक्षकों द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में हाशियाकरण पर एक फिल्म दिखाने और परिचर्चा से होने वाली सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल का चयन कीजिए। विद्यार्थी सक्षम होंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हाशियाकरण पर एक फिल्म दिखाने और परिचर्चा से होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल का चयन विद्यार्थी हाशियाकरण तक ले जाने वाले घटकों को पहचानने में सक्षम होंगे। आपको बता दें, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित रहने की एक सामाजिक प्रक्रिया हाशियाकरण है। इसमें लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति खराब हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष सामाजिक समूह मुख्य धारा के बजाय हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होता है। समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसर नहीं मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाती है?
ये ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक एक बच्चे को बिना कमीज यानी शर्ट के कक्षाओं में रहने को कहता है क्योंकि वह यूनिफॉर्म में नहीं था। यह घटना इस बच्चे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। वर्ष 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और यह माना गया कि जीने का अधिकार केवल एक शारीरिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके दायरे में इसके दायरे में जो है मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त जो है प्रदान करता है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड प्रासंगिक है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए, बी और सी। तो प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप के माध्यम से स्मारकों के बारे में पढ़ाने के निम्न मापदंड प्रासंगिक हैं। जैसे जिस स्मारक पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए और अधिक दूर नहीं जो है होना चाहिए, इसे प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना चाहिए, भ्रमण के दौरान बालकों की सामान्य बुद्धि का विकास होता है, यह विधि पाठ्यक्रम के अनुभवों को समृद्ध बनाती है, इससे छात्रों की निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार दिए गए सभी कथन एबीसी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है? कौन सा कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थी केवल शिक्षक को सुनते हैं, वह उनके निर्देशों का पालन करते हैं, यह कथन लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषता नहीं है, जबकि विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियों हेतु कार्यक्रम का निर्णय लेते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करते हैं, अधिगम कार्य पर प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जो है आकलन कर सकते हैं। ये सभी विशेषता लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की है। लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष एक तरह का सीखने का माहौल है जहाँ बच्चों की आवाज सुनी जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अभ्यास किया जाता है। लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष उन्हें विचारशील मानव बनाने का अधिकार देता है, अर्थात जो सोचते हैं और गंभीर रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए, सामाजिक वास्तविकरण के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का खुले का अंत वाला होना आवश्यक है। कथन दूसरा, सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। विकल्प कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों पर कक्षा में चर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापन के उपागम का खुले और अंत होना जो है आवश्यक है। सामाजिक विवाद के मामलों पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी होती है। साथ ही साथ इस प्रकार जो है कथन ए जो है सही है और दूसरा आपका गलत है। सामाजिक वास्तविकता जैविक वास्तविकता या व्यक्तिगत संज्ञानात्मक वास्तविकता से अलग है। यह सामाजिक संपर्क के माध्यम से निर्मित एक घटनाक्रम स्तर है। अगला क्वेश्चन, एक द्वितीयक स्रोत सम्मिलित करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो भारतीय क्रांतिकारियों पर पाठ्यपुस्तक द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित है। द्वितीयक स्रोतों में सूचना को एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीयक स्रोतों के उदाहरणों में पाठ्यपुस्तकें, शब्दकोश, विश्वकोश, जीवनी और शोध प्रबंध आदि शामिल है। द्वितीयक स्रोत का महत्व तो पिछली घटनाओं का अध्ययन, पक्षपात से बचाव, गोपनीय तथ्यों की प्राप्ति, समय और पैसे की बचत, असंभव सूचनाओं का संकलन। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है।
ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से बनी होती है। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास जो है दूसरे की तुलना में मूल्यवान संसाधन का अधिक हिस्सा होता है। धन संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति, इस सामाजिक संसाधनों को पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला, भौतिक संपत्ति और आय के रूप में आर्थिक पूंजी। दूसरा, शैक्षिक योग्यता स्थिति जैसे सांस्कृतिक पूंजी। संपर्कों और सामाजिक संगठनों के नेटवर्क के रूप में जो है सामाजिक पूंजी। वहीं विभिन्न वर्गों से संबंधित छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में विविधता वर्ग के संरचना सांस्कृतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की आकलन की जरूरत क्यों है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की आकलन की जरूरत विद्यार्थियों की समझ और क्षमताएं जानने के लिए है। आकलन के कार्यों को इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे छात्रों की जरूरतों को पहचानना, छात्र की रुचि तथा अरुचि को जानना, वहीं छात्रों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ उनमें प्रश्न बनाने तथा हल करने की क्षमता को जो है पैदा करना, और गणित को सीख पाने तथा उनमें आने वाले परिवर्तनों का बोध छात्रों को करवाना, साथ ही स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, साल के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। साल के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए योगात्मक आकलन की आवश्यकता है। योगात्मक आकलन कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से होती हैं, जैसे पहला, पाठ्यक्रम वर्ष या कार्यक्रम के अंत में छात्रों के ज्ञान और अर्जित कौशल को मापने के लिए योगात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। वहीं दूसरा, योगात्मक आकलन आपको अपने छात्रों को उनकी ताकत की पहचान करने और उसमें अपनी कमजोरियों को जानने और उन्हें हल करने में मदद करने में जो सशक्त बनाता है। वहीं विकास रणनीतियों को लागू करने के लिए व्यवहारिक तंत्र विकसित करता है। साथ ही यह छात्रों की ताकत और कमजोरियों को निर्धारित करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इस प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं को पता करना चाहता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर वनस्पति की सघनता और प्रकार में परिवर्तन होता है। इस तरह का प्रश्न विद्यार्थियों की विवेचन क्षमताओं को पता करना चाहता है। विवेचन क्षमता किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता है। यह व्यक्ति के अनुभव होने और जानकारी के संसाधक के रूप में स्वयं की जागरूकता से संबंधित है। वह अधिगम के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का चयन करने की क्षमता से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद विद्यार्थी अपने लेख सहपाठियों के साथ साझा करते हैं और उसमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका कौन सी मूल्यांकन रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिकारों के बिना जीवन विषय पर अपने विचार लिखने को कहती है। कार्य खत्म करने के बाद विद्यार्थी अपने लेख अपने सहपाठियों के साथ साझा करते हैं और उनमें सुधार की चर्चा करते हैं। यहाँ पर शिक्षिका सहपाठी आकलन रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। सहपाठी आकलन, जिसे सहपाठी समीक्षा के रूप में जाना जाता है, यहाँ एक संगठित सीखने की प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक दूसरे के काम की समीक्षा करते हैं और टिप्पणी करते हैं। अब बता दें, यहाँ छात्रों को सिखाता है कि कैसे अपने पूरे जीवन में दूसरों का जो है विश्लेषण करें और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, साथ ही साथ अपने काम की जांच और उसमें सुधार जो है कैसे करें। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह दोस्तों आज का टेस्ट का क्वेश्चन वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? आतपन, घूर्णन, परिक्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है।
प्लीज़ आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।